प्रकृति के रुष्ट हो जाने के कारण ही ये विषम परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है और अ, जिस जैसा कि आपने कहा कि हम अब एक ही हमारे पास वो है उनको ठीक करने का कि हम प्रकृति को मनाएँ। तो प्रकृति को कैसे मनाया जाएगा? कैसे मनाएँगे प्रकृति को? तो जो हमारे द्वारा गड्ढा खोदी गई है, खाई बनाया गया है, उसको पाटने का काम करें, उतना ही हम अच्छा काम करें। जैसे कि जंगलों की कटाई हुई है, तो स जितने सघनता से जंगलों की कटाई हुई है, उतनी सघनता से हम वृक्षारोपण करें, उसे दुगुना प्रयास करें और साथ ही जो धरती हमारी अ, रासायनिक और कीटनाशक नाशक दवा के प्रयोग से जो बंजर हो रही है, जो धरती हमारी बिगड़ चुकी है, मृदा प्रदूषण हो गया है, उसको ठीक करना है तो जैविक कृषि का हम अभियान चलाएँ। तो इस प्रकार से जितना भी गहरा हमने खाई खोदा है, उतने ही हम उसको पाटने का प्रयास करें, तो यही होगा प्रकृति को बनाना। तो निश्चित रूप से ये क्रम आप के मार्गदर्शन में छत्तीसगढ़ युवा प्रकोष्ठ के माध्यम से किया जाएगा। बहुत-बहुत धन्यवाद भाई साहब। आपने जो वृक्षारोपण के लिए आह्वान किया है, तो इसका संकल्प हमारे छत्तीसगढ़ स्तर पर किया जाएगा अंत में। आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। आपका सदैव हमारे को मार्गदर्शन मिलता रहे, यही अपेक्षा है आपसे। और इसके पश्चात आइए अब एक ऐसे व्यक्तित्व को आमंत्रित करने जा रहा हूँ, जिनके शांति कुंज आगमन से न कि सिर्फ शांति कुंज युवा प्रकोष्ठ, छत्तीसगढ़ युवा प्रकोष्ठ बल्कि पूरे देश में रचनात्मक कार्यक्रमों की धूम मच गई। भाइयों-बहनों एव एवं गुरुदेव के सप्त आंदोलन को मूर्त रूप देने के लिए जिन्होंने प्राणपण से कार्य किया, चाहे वो गंगा सफाई अभियान हो, चाहे रामेश्वरम सफाई अभियान हो और चाहे पहाड़ों को भरा करने की दिशा में कार्य किया हो। सब में आपके कुशल नेतृत्व के परिणाम स्वरूप दिन दुना रात चौगुना कार्य संपन्न हो रहे हैं। मैं बहुत ही सम्मानपूर्वक अ, हमारे राष्ट्रीय युवा प्रकोष्ठ एवं शक्तिपीठ प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय संयोजक आदरणीय श्री केपी दुबे जी भाई साहब को मैं आमंत्रित करता हूँ कि वे हमें आशीर्वाद अपना और मार्गदर्शन प्रदान करने की कृपा करें। आदरणीय श्री दुबे जी भाई साहब। गायत्री महामंत्र मेरे साथ साथ बोलने की कृपा करें। उसके पश्चात आज की बात शुरू करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। परम पूज्य गुरुदेव और परम वंदनीय माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में आज के इस वेबिनार में उपस्थित हमारे सम्मानीय जोन प्रभारी माननीय सुखदेव निर्मलकर जी, हमारी बहन आदरणीय कुंती दीदी, डॉक्टर कुंती दीदी, रोमा दीदी, हमारे युवा प्रकोष्ठ के प्रभारीगण आदरणीय ओम प्रकाश जी, सुरेंद्र जी और उनकी टीम पूरी, और पूरे प्रदेश से इस सभा में उपस्थित, इस वर्चुअल मीटिंग में उपस्थित हमारे कार्यकर्ता भाइयों बहनों, आज विश्व पर्यावरण दिवस है और इस विश्व पर्यावरण दिवस पर सर्वप्रथम मैं आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और अपनी बात शुरू करता हूं कि परमात्मा ने जब मनुष्य को बनाया तो मनुष्य को बनाने में सूरज से गर्मी ली, धरती से मिट्टी ली, पेड़ों से हवा ली, पहाड़ों से स्थिरता ली, नदियों से जल लिया, आकाश से आकाश तत्व लिया और मनुष्य की रचना। और मनुष्य की रचना के साथ साथ ही परमात्मा ने उसके आने के पहले ही इस सृष्टि को बहुत सुंदर हरा भरा बना दिया, बहुत सुंदर जीव जंतुओं से सजा दिया, करोड़ों करोड़ों जीव जंतु मनुष्य के लिए और मनुष्य दूसरों के लिए काम कर रहा है, ऐसा एक तंत्र विकसित किया। इसी तंत्र को पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं, इसी को इकोलॉजिकल सिस्टम कहते हैं। ये इकोलॉजिकल सिस्टम या पारिस्थितिकी जो है ये परस्पर एक दूसरे पर आश्रित ने कुछ ऐसी रचना की है कि अगर एक खेत में कोई छोटा सा जीव, एक केंचुआ भी काम कर रहा है तो उसका परिणाम मनुष्य को मिलेगा,
और मनुष्य जो कार्य कर रहा है उसका परिणाम केंचुए तक जाएगा। अर्थात हम परस्पर एक दूसरे से संबद्ध हैं और ये परस्पर का जीवन मिलकर ही हमारी प्रकृति बनती है। और इस संसार की जो जैव विविधता है, या कहूँ कि मैं अजैव विविधता है, जिसमें मिट्टी और दूसरी चीजें हैं, सबके स्वरूप में कहीं ना कहीं जीवन और जड़ता दोनों मिलकर के बना हुआ है। इन सब का एक संतुलित विकास ही मनुष्य के जिम्मे आया है। भगवान ने सोचा होगा कि मनुष्य को बना दिया तो अब ये प्रकृति की देखरेख करेगा, परंतु दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ता है कि मनुष्य ने इस प्रकृति का बहुत अत्यधिक दोहन किया और परिणाम सामने है कि आज उसके जीवन पर संकट खड़ा हुआ है। आज जो पर्यावरण संकट है वो कोई सामान्य संकट नहीं है, वरन हमारी सांसों का संकट है, हमारे जीने का संकट है। जीवित रहने पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो रहा है कि आखिर हम जिएंगे कैसे। हमारी पीढ़ियां हमसे जरूर, अगर कोई बचा रहा तो पूछेगा कितने निर्दयी लोग थे, कितने स्वार्थी लोग थे, जिन्होंने प्रकृति के साथ इतना अत्याचार अन्याय किया कि धरती को वैश्य जैसा भोग की। परमात्मा ने, हमारे वेदों ने कहा, मैं धरती का पुत्र हूँ। हमने माँ को उसको स्वीकार किया और माता का कभी दोहन नहीं होता। माँ हम सब का पोषण करती है, इसलिए धरती से हम पोषण पाएं, प्रकृति से पोषण पाएं, यहाँ तक तो समझ आता है। और जब उसका दोहन होने लगे तो बहुत खतरनाक स्थिति निर्मित होती है। इसीलिए हमारे विश्व के विचारकों ने, यूनाइटेड नेशन ने इस वर्ष की एक बड़ी अच्छी थीम रखी है, इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन, अर्थात जैव विविधता या पारिस्थितिकी को हम एक तरीके से पुनर्जीवित करें, उसको हम एक बार से फिर से संरक्षण करें और उसका रिस्टोरेशन करें, उसका फिर से बहाली कर लें उसको। इसलिए इस बार की थीम है कि जैव विविधता को, पारिस्थितिकी को पुनर्जीवित करना, संरक्षित करना, ताकि हमारा जीवन भविष्य का सुरक्षित हो सके। इसलिए मित्रों, इससे जुड़ी हुई बहुत चीजें हैं। कई अनेक काम कर सकते हैं, जिससे कि व्यक्तिगत जीवन से लेकर और सार्वजनिक जीवन में आप ऐसी अनेक योजनाएं बना सकते हैं, ऐसी गतिविधियां कर सकते हैं जिनसे परिस्थिति को सुख मिलता है। ये पारिस्थितिकी तंत्र मजबूत होता है, ये प्रकृति माता हमको आशीर्वाद देती, प्रसन्न होती। और उन्हीं में से शांति कुंज ने भी अपनी बहुत सारी योजनाएं बनाई। श्रद्धेय डॉक्टर साहब के मिशन में 50 ऐसे तरह के काम हैं जिन्हें हम ग्रीन गुड डीड्स कहते हैं। शांति कुंज के हरित प्रयोग ऐसे प्रयोग हैं वो जिनमें बहुत सारी विविधता है। पारिस्थितिकी तंत्र को कैसे, इकोलॉजिकल बैलेंस को कैसे फिर से रिस्टोर किया जाए, इसके लिए शांति कुंज लंबे समय से काम कर रहे हैं। पूज्य गुरुदेव ने बहुत सारी पुस्तकें लिखी, वृक्ष वनस्पतियों से लेकर नदियों का और प्रकृति के संरक्षण का। तो उन बातों में से 50 बातें ऐसी थी जो अपनाई गई और इनको एक आंदोलन के तौर पर खड़ा किया गया। उनमें से एक बड़ी प्रमुख बात थी वृक्षारोपण। नाम भी उसका दिया गया वृक्ष गंगा अभियान। ये एक आध्यात्मिक दृष्टि थी इसके पीछे, कि गुरुदेव कहा करते थे कि बेटे, आदमी की खोपड़ी में, मनुष्य के विचार में, दिमाग में, मस्तिष्क में पेड़ पहले कटे, बाद में वो धरती पर गायब हुए। इसलिए यदि मनुष्य की चेतना के साथ, मनुष्य के जीवन के साथ वृक्षों को जोड़ दिया जाए तो संभवतः ये धरती फिर से हरी हो सकती है। और ऐसा ही चिंतन लेकर तरु पुत्र और तरु मित्र योजना तैयार की। और ये सबसे छोटा प्रयोग है व्यक्तिगत। हम सारी दुनिया की शिकायत कर सकते हैं। भाई साहब ने अभी, निर्मलकर जी ने पूरा एक परिदृश्य खींचा कि किस तरह से ग्लोबल वार्मिंग से लेकर के और ना जाने क्या क्या उनका हिम नदों का पिघलना और समुद्र की सतह का बढ़ना, तूफानों का आना, ये बहुत सारी गतिविधियां ऐसी दिखाई दे रही हैं हमको, जो उसके परिणाम के रूप में दिखाई देती हैं। और सारी दुनिया इस समय इस बात पर चर्चा कर रही है। बड़े बड़े देश चर्चा कर रहे हैं कि कार्बन कम कैसे हो, कार्बन का प्रोडक्शन कम कैसे हो। बहुत सारी सेमिनार्स होती हैं, बहुत सारे वेबिनार्स होते हैं। परंतु मैं कहता हूं कि एक छोटा सा प्रयास 100 बड़ी बातें कहने से ज्यादा अच्छा है। और वो प्रयोग हम आज के दिन कर रहे हैं। और आने वाले गुरु पूर्णिमा से लेकर बसंत पर्व तक और आपकी गायत्री जयंती पर भी, जैसा आपने संकल्प लिया है, आप करेंगे। और वो छोटा सा कार्य है, जो व्यक्तिगत कार्य है, वो कार्य है वृक्षारोपण। वृक्षारोपण पौधे को अगर आप गौर से देखें तो ये जीवन से जुड़ा हुआ विषय है। ये कोई भाषण का विषय नहीं है, ये कोई मौज मस्ती का विषय नहीं है, कोई सौंदर्य का विषय नहीं है। ये विषय है हमारे जीवन से जुड़ा हुआ। यदि पेड़ जीवित रहेंगे तो ही मनुष्य जीवित होगा, और पेड़ जीवित हैं तो जीव जंतु जीवित। इसलिए जो पारिस्थितिकी है, जो जैव विविधता है, उसका संरक्षण अगर करना है तो आप वृक्ष लगाइए। आपने कभी बरगद के पास बैठे हो, पीपल के पास बैठे हो, गूलर के पास बैठे हो,
आप कभी नदी के किनारे कहुआ के पास बैठे हो तो आप देखेंगे कि उन पेड़ों पर करोड़ों जीव जंतु आश्रित, पक्षियों से लेकर के सूक्ष्म जीव तक इन वृक्षों की जड़ों में विद्यमान है। अभी हाल ही के शोधों ने एक बड़ी गजब की बात कही है, वृक्षों का, जंगलों का अपना एक नेटवर्क है, जैसा हमारा नेटवर्क है संचार का, संचार के साधन है। ऐसे कहते हैं कि पेड़ जमीन के अंदर अपनी जड़ों के माध्यम से संचार की प्रक्रिया पूरे करते हैं और सारे जंगल में खबर पहुंच जाती है। यदि एक पेड़ पर कोई कीड़ा लगेगा तो वो पेड़ पौधे की जड़ें सारे जंगल में बड़े क्षेत्र में उस एक ऐसा संदेश प्रसारित करते हैं कि ऐसे कीड़े का आक्रमण हो गया और पौधे उससे प्रभावित हो गए, अपनी सुरक्षा का प्रयोग करना प्रारंभ कर दिया। अर्थात हम कह सकते हैं कि पेड़ों का जीवन भी हम मनुष्यों जैसा ही, उनका भी अपना एक संसार है। इसलिए मित्रों, आज जो बात हो रही है कि हम लोगों को पेड़ के विषय में सोचना चाहिए। ये जीवन से जुड़ा विषय है, जन्म के पूर्व से लेकर के और मृत्यु के बाद तक यदि कोई साथी है तो वो हमारा पेड़। आप कल्पना करो, जब हम गर्भ में थे माँ के में, तो जो पुंसवन की प्रक्रिया में घुट्टी दी गई वो किसी पेड़ की जड़ों और पेड़ की औषधि से बनी थी। जब हम पैदा हुए तो पलने के रूप में हमको पेड़ ही आया। जब हमने चलना सीखा तो 3 चक्के की गाड़ी बन के आया। जब हमने शादी की तो वही हमारा मंडप बना, वही हमारी छाजन बना, वही हमारा घर द्वार और हमारी प्रॉपर्टी बना। और जब हम बूढ़े हो गए तो वो एक लकड़ी बन के हमको मंदिर मंदिर, गांव गांव, डगर डगर, द्वार द्वार, तीर घुमा रहा है, सारी धरती नपवाता है, कोई सहारा नहीं देता। और जब संसार से विदा हो जाएंगे तो ये भी तय है कि कोई साथ जलने को तैयार नहीं है। मित्रों, हमारे मरने के पहले एक पेड़ मर चुका होता है और 4 कुंटल लकड़ी बनकर शमशान पहुंच जाता है, और जब जलने जाते हैं, चिता जाती है, तो सब लोग टाटा बाय बाय करके वापस आ जाते हैं। एक पेड़ है जो हमारे साथ जलता है और इस देह में हमारी छुपी हुई आत्मा को इन पंच तत्वों से मुक्त कर देता है और मोक्ष को प्रदान करने वाला है। इसलिए मित्रों, पेड़ों के साथ हमारे जीवन का बड़ा घनिष्ठ संबंध है, जन्म से मृत्यु तक का संबंध है। इसलिए हम सबको मिलकर अवसर खोजने चाहिए, प्रयोग करने चाहिए नए नए। मैं कहता हूं, जैसे मसलन इस वर्ष हम लोग शांति कुंज का स्वर्ण जयंती वर्ष मना रहे हैं। शांति कुंज स्वर्ण जयंती वर्ष में आप योजना बनाइए, जो गायत्री जयंती पर हमारे शांति कुंज का स्वर्ण जयंती वर्ष का शुभारंभ पर्व मनने वाला है, उसमें आपने योजना बनाई है 24,000 वृक्षों, इनको आप शांति कुंज स्वर्ण जयंती के लिए समर्पित कर दीजिए। और जहां कहीं भी प्लांटेशन करें, उन स्थानों को शांति कुंज स्वर्ण जयंती वन की संज्ञा दे दीजिए, नाम दे दीजिए। आपके शांति कुंज स्वर्ण जयंती वन एक स्मृति के रूप में दिखाई देगा कि शांति कुंज के 50वें वर्ष में गायत्री परिवार ने शांति कुंज के निर्देश पर वृक्षारोपण करके पर्यावरण को बदलने का काम किया था। इसलिए शांति कुंज स्वर्ण जयंती वन की योजना हम बना सकते हैं। और नहीं तो व्यक्तिगत तौर पे आप देखें तो आप अपना जन्मदिन मनाते हैं, एक वृक्ष लगाइए। आप विवाह दिवस मनाते हैं, एक वृक्ष लगाइए। आप यज्ञ करते हैं, तरु प्रसाद बांटिए। आप किसी से मिलने जाते हैं तो आप पौधे गिफ्ट में दीजिए। कोई आपका फंक्शन होता है तो आप बजाय फूल के बुके देने के, उसके बजाय बढ़िया सुंदर गमला, जो फूलदार गमला हो सकता है, उसको आप किसी को भेंट करिए, उसका स्वागत उसी से करिए। तो इस तरह से हम अलग अलग तरह से बहुत सारे अवसर खोज सकते हैं। कहीं भागवत होती है, कहीं कथा होती है, आप पौधों को प्रसाद रूप में बांटिए, यज्ञ में प्रसाद रूप में बांटिए। जब भी आप यज्ञ करते हैं तो आप बहुत सारा खर्चा करते हैं। मेरा निवेदन है कि जो यज्ञ की परिक्रमा बनती है, उस परिक्रमा में उसके साथ में जो हरियाली, आप कभी राई की तो कभी गेहूं की हरियाली उगाते हैं, मेरा निवेदन उसमें आप 5,000 पौधे भी खरीद के लाइए और उसमें बड़े पौधे की पॉलीथिन सहित जमा दीजिए। चारों तरफ हरे भरे पौधे दिखाई देंगे और जो भी आपके यज्ञ में संस्कार कराए उसको एक पौधा संस्कार की स्मृति के रूप में भेंट कर दीजिए, यज्ञ के प्रतीक प्रसाद के रूप में आप भेंट कर दीजिए। तो इस तरह से आप अनेक अवसर खोज सकते हैं जिन अवसरों पर आप वृक्षारोपण करें। मैंने देखा है, मैं अभी जबलपुर में हूँ, यहाँ एक कदम नाम की संस्था है। वो कदम संस्था में गायत्री परिवार के बहुत सारे परिजन जुड़े हुए। वो लोग प्रतिदिन एक पेड़ लगाते और हजारों की संख्या में वृक्षों का रोपण कर चुके। ऐसा प्रयोग आप कर सकते हैं। हमारी कलकत्ता की टीम है, रवि भाई की पूरी टीम है। वो टीम पिछले लगभग 550 सप्ताह से लगातार संडे को वृक्षारोपण कर रहे हैं। हजारों की संख्या में उनने पौधे कलकत्ता जैसे महानगर में लगा दिए जहां पर खड़े होने को जगह नहीं। हमारी बड़ोदरा की टीम है, हमारे वहीं आपके उत्तर परगना की टीम है, हमारे उत्तर प्रदेश की टीम है। ऐसे पूरे देश भर में अनेक ऐसे हमारे युवा संगठन हैं, युवा मंडल हैं जो नियमित रूप से वृक्षारोपण कर रहे हैं। आप जो मध्य प्रदेश की बात कर रहे थे भाई जी, 250 से अधिक पहाड़ियों को हरा कर दिया गोद लेकर। एक क्रांतिकारी बात है, किसी भी संस्था के लिए बड़े गौरव की बात है। संसार में आप ढूंढने जाओगे शायद ही कोई ऐसा रिकॉर्ड मिले।
वो तो गायत्री परिवार किसी मीडिया के चक्कर में, पेपरबाजी के चक्कर में, किसी नाम और किसी किसी पुरस्कार के चक्कर में नहीं रहता। इसलिए आप उन चीजों को इकट्ठा नहीं करते जिनसे पुरस्कार मिलते हैं। अन्यथा तो आपको हर वर्ष पुरस्कार मिलता वृक्षारोपण का। मित्रों, आप ऐसी कुछ योजनाएं बनाएं और स्थायी गतिविधि बना लें उससे। ऐसा ना हो कि आज किया कल छोड़ दिया। और मैं फिर कहता हूँ कि वृक्ष लगाना नहीं, वृक्ष का पोषण करना। पौधे को पुत्र मानिए, मित्र मानिए, पुत्री मानिए और उसका विधिवत रोपण करिए और ठीक वैसे ही उसकी देखभाल करिए जैसे कोई अपने पुत्र पुत्री का या किसी मित्र की सहायता करता है। अगर इस तरह से हम पौधों को लगाना शुरू करेंगे तो पौधों के माध्यम से एक नया संसार खड़ा होगा। मित्रों, आज छत्तीसगढ़ को ले लीजिए। मुझे स्मरण आता है जब मैं 1986 में 85 के दिसंबर में जब मैं छत्तीसगढ़ गया था, मेरी पोस्टिंग हुई थी वहाँ, तो मैं देखता था चारों तरफ घने जंगल। यहाँ तक कि खेतों में भी बड़े आपके खमार से लेकर के और बबूल के पेड़ से लेकर के बहुत पेड़ खड़े रहते थे। और अब आप छत्तीसगढ़ जाते हैं तो बिल्कुल सपाट आपको पंजाब जैसा दिखने लगा, उत्तर प्रदेश जैसा दिखने लगा। ये जो परिवर्तन हो रहा है, जंगलों की सफाई हो रही है, ये बहुत विनाशकारी है और ये हमको सच में कहीं का नहीं रहने देगी। इसलिए छत्तीसगढ़ को हम हरा भरा प्रदेश बनाएं। छत्तीसगढ़ को एक समृद्ध जैव विविधता वाला प्रदेश है और उसको हम मेंटेन कर लें, बहाल कर लें तो बड़ी कृपा हो सकती है। पूरा बस्तर का क्षेत्र है, इधर आपका सरगुजा साइड का क्षेत्र है, ये पूरा क्षेत्र आपने देखा होगा जैव विविधता से भरा हुआ क्षेत्र है। तो हम सबको एक मिलकर प्रयास करने की आवश्यकता है कि हम आज के दिन एक संकल्प करें कि हम एक वृक्षारोपण करें। आपने संकल्प किया 24,000 वृक्ष लगाएंगे आप गायत्री जयंती पर, उनकी एक योजना बनाइए, एक पूरी की पूरी कार्य योजना तैयार करिए ताकि एक भी पेड़ 24,000 में से 24,000 एक पेड़ जीवित रहे, एक भी पेड़ ना मरने पाए। इसकी योजना बनाइए और वो तभी संभव है जब किसी के साथ 24,000 परिवारों को, दंपतियों को तैयार करिए और एक दंपति को एक पौधा दे दीजिए, उससे सहयोग भी लीजिए और इस तरह से आप 24,000 पौधों को लगवाइए। और ये कोई कठिन काम हमारे छत्तीसगढ़ के आप जैसे तेजस्वी युवा भाई, कार्यकर्ता भाई बहनों के लिए कठिन नहीं। इसलिए एक अच्छी योजना बना करके इस पूरे कार्यक्रम को आप विस्तार दीजिएगा। दूसरी बात मैं देखता हूँ कि आपके यहाँ अच्छा काम हुआ हरित सरोवर के रूप में। वो श्री राम सरोवर का एक स्वरूप था, हमने बहुत अच्छा प्रोजेक्ट बनाया था कि पंचलक्षणी तालाब बनाए जाएं, जिसमें चूंकि छत्तीसगढ़ तालाबों का प्रदेश, नदियां उतनी नहीं जितने तालाब हैं। हर गांव में 4-4, 5-5 ताल तलैया हैं। इन ताल तलैयों को पुनर्जीवित करना, इन ताल तलैयों को स्वच्छ बनाना, निर्मल तालाब बनाना, इनको मनोहर तालाब बनाना, इन ताल तलैयों को आप प्रदूषण से रहित तालाब बनाओ, इनको हरित पाल वाला तालाब बनाइए, इनको अक्षय जल स्रोत वाला तालाब बनाइए, इनको सदानीरा ताल बनाइए। ऐसे पंचलक्षणी श्रीराम सरोवरों की स्थापना करना या पुराने सरोवरों को गोद लेकर उनको जीवित करना, ये काम हमारे लिए बहुत बड़ा काम है और एक क्रांतिकारी काम होगा। प्रदेश के, देश के अन्य प्रदेशों के लिए अलग बातें हो सकती, पर छत्तीसगढ़ और झारखंड में तालाबों की संस्कृति, तो आप क्यों ना ऐसा कुछ प्रयोग करें कि धरती माता में जो परंपरागत जल संचय की हमारे साधन हमारे पूर्वजों ने बनाई थी, उन परंपराओं को हम सहेज लें और तालाबों को पुनर्जीवित करें। बहुत बड़ा काम हो सकता है। आपको मैं बता दूं, तालाबों को बनाने वालों को हमारे देश में ब्राह्मण बनाया है। ये पालीवाल नाम के राजस्थान के हमारे यहाँ भाई लोग होते हैं, इनको जो पालीवाल सरनेम मिला है, ब्राह्मण का दर्जा मिला है, ये तालाबों को बनाने के कारण मिला है, ऐसा कहा जाता है। आप कल्पना करिए कि समाज की व्यवस्था में तालाबों के निर्माण का एक क्रम, वो एक धार्मिक स्वभाव था हमारा। तो आप तालाबों को संरक्षित कर सकते हैं, जैव विविधता का और प्रकृति के उसके लिए बहुत बड़ी बात हो सकती है। सारा संघर्ष जल के लिए है मित्रों। वृक्षों से बादल आए और तालाबों में वो जल संग्रहित हो जाए तो ये आपकी धरती, आपका छत्तीसगढ़ पानीदार प्रदेश हो जाए, आपका छत्तीसगढ़ हरित प्रदेश हो जाएगा। तो ऐसी कोई योजना बनाइए। साथ ही साथ योजना बनाइए कि शहरों को आप गोद लीजिए, कॉलोनियों को गोद लीजिए, वहां पर वृक्षारोपण करिए। श्री राम छोटे छोटे स्मृति उपवनों की स्थापना करिए, जो पुराने उद्यान पड़े हुए उजड़े हुए उनको जागृत जीवित करने की बात करिए। आपके यहाँ जो नदियां हैं, चाहे वो आपकी शिवनाथ हो या फिर अरपा हो या फिर महानदी हो, इन नदियों को भी कहीं कहीं संरक्षित करने की आवश्यकता लगती है। तो इनके लिए भी एक कार्य योजना बनाई जा सकती है। साथ ही साथ मित्रों, कुछ बातें ऐसी हैं जो व्यक्तिगत जीवन में हमको करना चाहिए ताकि हम जैव विविधता का संरक्षण कर सकें, इस गर्म होती धरती माता की इस बुखार को हम ठीक कम कर सकें। ऐसा हमारा एक प्रयास होना चाहिए। जैसे उदाहरण के तौर पे आप ये संकल्प करा लें कि अपने घर में जितने लोग हैं,
मान लो 5 लोग हैं हम, तो वर्ष में 5 पेड़ तो अवश्य लगाएँगे। और अच्छी बात उसमें हमने ये निवेदन किया था, इस बार के लिए हम निवेदन प्रार्थना भी कर रहे हैं कि आप श्री राम शांति कुंज स्वर्ण जयंती वन लगाइए, पर इन वनों को चाहिए आपको अच्छे वाले पौधे, और वो पौधे आपको उपलब्ध नहीं होते, क्योंकि जो पौधे मिलते हैं वो रिजेक्टेड पौधे आपके हाथ में आते हैं। आप 4 फीट, 5 फीट, 6 फीट, 7 फीट का पौधा लगाइए, दूसरे वर्ष ही आपका उद्यान हरा-भरा दिखाई देने लगता है। पर ऐसे पौधे तैयार कहाँ करें? कौन-सी नर्सरी में जाएँ? खरीदने जाएँगे तो बहुत महँगा मिलता है। इसलिए उसका हमने एक प्रयोग ढूँढा था, हर घर में माता की बाड़ी बने। आपके घर में ही आप 3 बाई 3 या 4 बाई 4 का आँगन में एक छोटा-सा स्थान कर लें, ईंट से उसको थोड़ा-सा बैरिकेड कर दें और उसके बाद में उसमें बड़ी पॉलीथिन में आप पौधे लगा लें। बाहर से लाके पौधे रोप लें या बीज लगा दें और वो पौधे आप घर में पालिए। वो बाड़ी में बीच में तुलसी लगा दीजिए, एक सुंदर सा कॉर्नर आपका हरा-भरा बन जाएगा। और उस हरे-भरे कॉर्नर में आप पौधे तैयार करिए, जो पौधे आप रोपित कर सकते हैं, उनको आप जन्मदिन पे लगाइए, विवाह दिन पे लगाइए, शेष बचे हुए पौधों को अपने आंदोलन के लिए, अपने संगठन को, अपने युवा प्रकोष्ठ को, अपने संगठन को आप समर्पित कर दीजिए। आप पाएँगे आपके पास बड़े-बड़े पौधे 2 साल में तैयार हो जाएँगे। तो अभी से आप एक काम ये कर सकते हैं कि घर में माता की बाड़ी लगा लें। शक्तिपीठ आपके पास है और वहाँ पर जगह है, तो वहाँ पर श्रद्धा या शक्ति उपवन बना लीजिए और वहाँ पर छोटी-छोटी रोपड़ी बना लीजिए। इस तरह के प्रयोग भी मध्य प्रदेश में और दूसरे प्रांतों में हुए हैं कि आप अपने पौधे तैयार करें। गुजरात में भी किए, मध्य प्रदेश में भी हम लोगों ने किए। तो आप इस तरह से एक प्रोग्राम ये कर सकते हैं, माता की बाड़ी बना करके पौधे तैयार करना। तो ये इस तरह के छोटे-छोटे कार्यक्रम। साथ ही एक निवेदन और मैं करता हूँ कि इस समय हरियाली के प्रति लोगों का रुझाव, लोगों की लगन बढ़ी है और बहुत सारे लोग अपने घरों में गमले सजाते हैं और वो गमले बना करके तैयार करते हैं, उनमें पौधे लाते हैं। कौन से पौधे लाते हैं? विदेशी पौधे लाते हैं। आप कैक्टस लेके आते हैं, ना जाने कितनी प्रजाति के 4 तरह के, आप कोलियस लेके आते हैं, आप क्रोटन लेके आते हैं। आप ऐसे पौधे लाते हैं जिनकी बहुत ना तो मेडिसिनल वैल्यू है और ना एनवायरमेंटल वैल्यू है। ना उनकी कोई पर्यावरण की उनकी कोई वो है विशेष है और ना कोई औषधि है और ना धार्मिक महत्व है, ना बहुत सुंदरता है। सुंदरता थोड़ी हो सकती है कि वो आपको अच्छे लगते हैं, इसलिए आप लगा रहे हैं। पर मित्रों, उनसे निकलने वाली ऊर्जा, उनसे निकलने वाली तरंगें भी आपके स्वास्थ्य प्रदान करने वाली हों, वास्तु को अनुकूल बनाने वाली हों। इसलिए हमने निवेदन ये किया है कि इस बार आप अपने घर में गमलों में स्वास्थ्य योजना चलाइए और उसमें तरीका ये कि आप अपने गमलों में औषधि, पर्यावरण, औषधि और धार्मिक महत्व के पौधों को स्थान दीजिए। ऐसे बहुत सारे औषधि पौधे हैं जो बड़े सुंदर दिखते हैं। आप देखिए कभी शतावर की बेल कितनी सुंदर बारीक-बारीक पत्तियों वाली। आप देखिए तुलसी का पौधा कितना सुंदर लगता है, एलोवेरा कितना सुंदर लगता है। आप देखें गुड़हल कितनी सुंदर लगती है। आप ये मीठा नीम की पत्ती जो उपयोग करते हैं वो कितनी सुंदर लगती है। आप ऐसे ढेर सारे पौधे हो सकते हैं जिन्हें आप अपने घर में उगा सकते हैं और वो घर में लगे हुए पौधे सुंदरता तो बढ़ाएँगे ही, साथ ही साथ आपको औषधि भी देंगे कि आपको जो छोटी-मोटी आपकी बीमारियाँ हैं, उनसे आपको निजात मिल सके। गुरुदेव ने लिखी भी है पुस्तक गमलों में स्वास्थ्य। तो ऐसे पौधों से, जड़ी-बूटियों से उपचार, इनका सहारा लेते हुए आप उन पौधों का उपयोग भी कर सकते हैं। चिरायता है, कालमेघ है, बहुत सारे पौधे ऐसे हैं, जिन्हें आप घर में लगा सकते हैं। जैसे निर्गुंडी है, कई पौधे। तो इन पौधों को आप घर में उगाइए और गमलों में लगाइए। तो गमलों में स्वास्थ्य की एक योजना बड़ी हमारी खड़ी हो जाएगी। इसको भी हम एक आंदोलन के तौर पे इस बात को भी आगे बढ़ाएँगे। ऐसी भी आप सबसे प्रार्थना है कि इस पर भी विचार करें। तो इस तरह से छोटे-छोटे प्रोजेक्ट लेकर के हम इन कामों को आगे बढ़ा सकते हैं, पर्यावरण को समृद्ध कर सकते हैं और जो आपका संकल्प है, उस संकल्प की पूर्ति के लिए मैं निवेदन करूँगा कि ज़मीन को ठीक से आप देख कर के लीजिए, गड्ढे अभी से खोद दीजिए, मिट्टी और खाद भर के छोड़ दीजिए जिससे वो सेटल हो जाएँ। फिर फेंसिंग और पानी की व्यवस्था करिए। अभी मैं थोड़ी देर पहले ही एक मेरे मित्र हैं जो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की बॉर्डर महाराष्ट्र की बॉर्डर पे एक इच्छा देवी का मंदिर है। वहाँ पर हम लोगों ने पिछले साल 1100 पेड़ लगाए थे। तो आज वो उस पहाड़ पे गए, उन्होंने वहाँ से मुझे पेड़ों का वीडियो बना करके ऑनलाइन किया। तो बोले देखें भाई साहब ये बड़े-बड़े पौधे हमारे 1 साल में 12-12 फीट की हाइट के नीम और पीपल के पौधे दिखाई दे रहे हैं। तो प्रयोग करने से, मेहनत करने से वो सब चीज़ें सफल होती हैं। इसलिए मित्रों, भाइयों बहनों, आप सबसे मेरी विशेष प्रार्थना, एक अनुरोध है कि आप इस वृक्षारोपण के महाअभियान में और पर्यावरण संरक्षण जैसे बहुत सारे अभियान हैं। जैसा हमारे भाई साहब ने सुरेंद्र जी ने कहा था कि
हम लोग रामेश्वरम में बहुत लोग हमारे 60-70-80 लोग, कितने लोग हमारे छत्तीसगढ़ से पहुंचे थे और रामेश्वरम की सफाई का अभियान हमने चलाया था। ऐसे हमने अलग-अलग तीर्थों की स्वच्छता का कार्यक्रम चलाया है, ग्राम स्वच्छता का कार्यक्रम चलाया है। अभी आपके शुरुआत में हमारे दिलीप जी ने बहुत सुंदर बात कही कि पर्यावरण के संरक्षण का एक बहुत बड़ा काम है खेती को जैविक खेती और आपकी जैविक फर्टिलाइजर, जैविक खादों को उपयोग करते हुए, कंपोस्ट और इनका उपयोग करते हुए खेती की जाए, बजाय रासायनिक खेती से मुक्ति पाई जाए। जहरीली खेती से मुक्ति होगी, तो जैव विविधता संपन्न होगी। इस बात पर भी विचार किया जाना चाहिए। तो ऐसे कुछ काम हैं जिन्हें आप रोज़मर्रा के जीवन में अपना लें। एक पेड़ लगाते हैं तो कहते हैं 21 किलो कार्बन डाइऑक्साइड डेली कंज़्यूम कर जाता है, पॉल्यूशन कम करता है। इतनी ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है कि 10 लोग उस से सांस ले सकते हैं। इसलिए एक पेड़ लगाइए। घर में भोजन मत छोड़िए। अगर आप भोजन जूठन छोड़ते हैं तो उसको डिकम्पोज होने में बहुत गर्मी पड़ती है और ग्लोबल वार्मिंग का खतरा बढ़ता है। आप अपनी जो भी वाहन उपयोग करते हैं उसको पूल करके उपयोग करिए, स्पीड कम करके करिए, साइकिल का उपयोग करिए, पैदल चलिए। ऐसे छोटे-छोटे प्रयोग हो सकते हैं, जिन प्रयोगों के माध्यम से पानी की बचत के प्रयोग हो सकते हैं। इनके माध्यम से हम व्यक्तिगत तौर पे पर्यावरण को संतुलित कर सकते हैं, बिजली का कम उपयोग करके कर सकते हैं। ऐसे अनेक कार्य हमारे साथ में जुड़ सकते हैं। तो मित्रों, भाइयों-बहनों, आप सबको पुनः पर्यावरण दिवस की बहुत-बहुत मंगल कामनाएँ और जैव विविधता के संरक्षण के बहुत सारे प्रयोग इस वर्ष हम कर सकें, ऐसी आप सबसे प्रार्थना करता हूँ। परम पूज्य गुरुदेव, परमवंदनीय माता जी, आप सबके लिए बहुत-बहुत मंगलमय आपका जीवन बनाएँ। और हमारे एक चीज़ और कहना मैं चाहता हूँ कि जो कोरोना में जो भाई लोग दिवंगत हो गए, छत्तीसगढ़ की लिस्ट बना लीजिए और जिन परिवारों के जो परिजन दिवंगत हुए हैं, उन परिवारों से प्रार्थना करिए कि एक पौधा उनकी स्मृति में इन 24,000 पौधों में अपना बुक करा लें। तो ये भी एक अच्छा प्रयोग हो सकता है कि आप वो स्थान को फेंसिंग करके, चिन्हित करके उसको स्मृति वन बना दें। शांतिकुंज स्वर्ण जयंती वन के अंतर्गत उसमें अपने कोविड से शरीर त्यागने वाले भाइयों की भी स्मृति में पौधा लगाया जा सकता है। तो ऐसे कई प्रयोग हो सकते हैं, ऐसे 50 प्रयोग हैं। मैं आदरणीय ओम प्रकाश जी को उसकी सूची भी भेज दूंगा। आप देख करके उस काम को जरूर करिएगा, बहुत अच्छा लगेगा। आप सबके लिए बहुत मंगल कामनाएं, बहुत शुभकामनाएं। बहुत-बहुत धन्यवाद आदरणीय भाई साहब। बहुत शानदार मार्गदर्शन आपका मिला और जो भी आपने मार्गदर्शन दिया है, मैं सारी बातों को नोट किया हूँ। निश्चित रूप से हम इस पर अमल करेंगे। जो आपने बताया कि पेड़ जीवित रहेंगे तो हम जीवित रहेंगे, बिल्कुल सत्य बात है और जन्म के पूर्व से लेकर के मृत्यु पर्यंत जो हमारी वो अ पेड़-पौधे हमको हमारे जीवन में काम आते हैं, घनिष्ठ संबंध जो हमारा उनसे बना रहता है, ये बिल्कुल तथ्यपूर्ण बात है भाई आदरणीय भाई साहब। और स्वर्ण जयंती शांति कुंज के स्वर्ण जयंती अवसर पर वन योजना वन योजना बताई है आपने, तो अभी जो हम लोग संकल्प ले रहे हैं उसमें जहाँ-जहाँ बहुतायत संख्या में वृक्षारोपण होंगे, उन उसको हम वही नाम देंगे शांति कुंज स्मृति स्वर्ण जयंती स्मृति वन, ये नाम ही दे करके और वृक्षारोपण का कार्यक्रम करेंगे। और आपने वृक्षारोपण करने के बहुत बहुत सारे विधा आपने बताई, विवाह दिवस पर, जन्म दिवस पर और अन्य माध्यमों से आप वृक्षारोपण करने की जो विधा बताई है, ये हमको सबको ध्यान में रहेगा। और एक आज बहुत अच्छी बात कही आपने कि वृक्ष लगाना नहीं है, उसका पोषण करना है। ये बिल्कुल तथ्यपूर्ण बात है, वृक्ष बहुत सारे लगाए जाते हैं, लेकिन साल के आते-आते इक्के-दुक्के वृक्ष ही बच पाते हैं, बाकी सब पोषण के अभाव में नष्ट हो जाते हैं। तो इस बात का भी हम ध्यान रखेंगे और साथ ही 24,000 जो वृक्षों का हम वृक्षारोपण करने जा रहे हैं गायत्री जयंती के दिन, ये आपका एक मार्गदर्शन बहुत अच्छा लगा कि 24,000 दंपत्ति तैयार करें और एक-एक दंपत्ति को एक-एक पौधे का पोषण करने के लिए उनको ज़िम्मेदारी दें, गोद लें, तरुमित्र या तरुपुत्र के रूप में वो उनका देखभाल करें। ये अवश्य करेंगे भाई साहब। तालाबों के पुनर्जीवन के बारे में भी आपने बात कही है, छत्तीसगढ़ जो है तालाबों का प्रदेश है और निश्चित रूप से यहाँ बहुत सारे तालाब हैं। इस दिशा में भी हम अपने युवा भाइयों से बात करेंगे और जितने भी लोग हैं उतने सभी हमारे भाई-बहन इस दिशा में प्रयास करेंगे। माताजी की बाड़ी वाली बात भी पिछली बार भी आपने निर्देश दिया था, तो वो बात हमारे ध्यान में है और हमारे प्रदेश के बहुत सारे घर ऐसे हैं, हमारे परिजन भाई-बहन कि जो माताजी की बाड़ी के अंतर्गत अपने घरों में
वास्तव में बाड़ियाँ लगाए हुए हैं, 50-50, 100-100 पौधे तैयार किए हुए हैं। हमारे चंपेश्वर जी भाई साहब बताएँगे, अभी जुड़ेंगे, उनका वो क्रम चलेगा। वो अपने घर में बहुत सारे पौधे तैयार करके रखे हैं। हम स्वयं ने भी रखा है छतों में। और अंत में जो आपने मार्गदर्शन दिया कि जिस समय बरसात शुरू होगा, उस समय हम वृक्षारोपण के लिए हम सोचेंगे, तब वो देर हो जाएगा। इसलिए पहले से आज से ही क्योंकि आज पर्यावरण दिवस मना रहे हैं, तो आज से ही हम सजग हो जाएँ और उसकी तैयारी पहले से कर लें। जैसे गड्ढा खोदने का काम है, ज़मीन देखने का काम है, गड्ढा खोदने का काम है और उसमें मिट्टी लगा कर के और खाद डालने का काम है। ये पहले से तैयारी रहेगी, तो जैसे ही बारिश शुरू होगा तो उसमें हम लगातार फटाफट हम वृक्षारोपण कर सकेंगे। नहीं तो अधिकांशतः ये होता है भाई साहब कि बरसात जब आती है, तब लोग सजग होते हैं, उस समय ज़मीन देखते हैं, फिर गड्ढा गड्ढा खोदने का काम करते हैं, तब तक काफ़ी देर हो चुका रहता है। तब तक बरसात के पानी भी निकल चुका रहता है। इसलिए ये आपका मार्गदर्शन हम ध्यान में रखेंगे और अभी से इस दिशा में हम लगेंगे और जितने भी दिवंगत हुए हैं, उनसे भी उनके घर परिवार से भी संपर्क करके उनकी स्मृति में पौधे लगाने के लिए वृक्षारोपण के लिए हम संपर्क करेंगे भाई साहब। आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। आपका मार्गदर्शन सतत हमको मिलता रहे, ऐसी आशा और अपेक्षा है। इस क्रम में